तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट मुझे आपको बताना है प्रोग्रेसिव वेव एंड इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। तो वेरी सिंपल, व्हेन wave disturbance is produced in a medium, the disturbance produced in the medium is called progressive wave। जो मीडियम में डिस्टरबेंस होता है, वेव डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। जो प्रोग्रेस कर रही है, जो मूव कर रही है। तो मान लीजिए जैसे ये वाटर सरफेस है और इस पर जब हमने यहाँ पर कोई स्टोन थ्रो किया, उससे वेव जनरेट हुई। तो वेव जनरेट हुई मतलब यहाँ पर जो पार्टिकल होगा, जहां पर जाकर आपका स्टोन स्ट्राइक किया है, उसको एनर्जी मिली, तो डेफिनेटली अपनी मीन पोजीशंस के अप एंड डाउन ऑसिलेट करेगा। और इसका ऑसिलेशन जो होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको इक्वेशन पता है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन y is equal to a sin omega t। तो यहां पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट t टाइम में y होगा, लेकिन ये साथ ही साथ एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ आता, तब तक ये और ऊपर जाता है, इसको एनर्जी मिली, ये आगे वाले पार्टिकल को दे रहा, फिर इसका डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रहा है, तब ये ऊपर चला गया, पता चला ये नीचे आ गया, फिर इसने आगे एनर्जी ट्रांसफर की, ये वाला पार्टिकल ऊपर गया, तब तक ये और ऊपर चला गया, ये वापस नीचे आ गया, ये मेन पोजीशन पर पहुंच गया। तो जब हम ऐसा कर्व जो ज्वाइन करते हैं, इसको हम बोल देते हैं प्रोग्रेसिव वेव। अब यहां से स्टार्टिंग से यदि मान लीजिए x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उसको एनर्जी कब मिल रही है, तुरंत नहीं मिल रही है। तो हमको मालूम है 1 सेकंड में वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, v, या v इज इक्वल टू x बाय t। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू x बाय v। तो x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल होगा उसका वही डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन कितने टाइम आफ्टर। तो इसलिए यदि हम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव के लिए, तो हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव जो मूव करे उसको प्रोग्रेसिव वेव। इसका इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस x बाय v। क्योंकि जितना डिस्प्लेसमेंट यहां पार्टिकल का हो रहा है उसको यहां पर एनर्जी कितने टाइम आफ्टर मिल रही है, इसलिए इसका सेम डिस्प्लेसमेंट होगा लेकिन इतने टाइम आफ्टर। तो ये इक्वेशन बच्चों कहलाता है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव। अब इस इक्वेशन के डिफरेंट फॉर्म भी होते हैं। ये मैंने आपको बताया y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t होना चाहिए था, लेकिन ये स्टार्टिंग के पार्टिकल का यहां से x डिस्टेंस पर, क्योंकि अपन को जनरलाइज करना है। जब वेव का इक्वेशन बता रहे हैं तो हमको जनरलाइज, ऐसा जनरल इक्वेशन देना है जो सब पार्टिकल पर फिट कर रहा है, केवल अपन को उसके लिए डिस्टेंस भर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो x डिस्टेंस पर जो पार्टिकल है उसका सेम डिस्प्लेसमेंट होगा पर कुछ टाइम आफ्टर होगा। कितने टाइम आफ्टर होगा तो वो अपन ने कैलकुलेट किया x बाय v, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इनटू t माइनस x बाय v। अब y इज इक्वल टू a sin, ये इक्वेशन है, पर इसके डिफरेंट फॉर्म तो हमको मालूम है ओमेगा 2 पाई बाय t होता है इनटू t माइनस x बाय v। यदि हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय कैपिटल T, v एलसीएम ले ले, यहाँ vt हो जाएगा, v डिनोमिनेटर का v कॉमन आ जाएगा, तो vt माइनस x बाय v। कुल मिलाकर y इज इक्वल टू a sin
2 पाई vt माइनस x। अब बच्चों मैंने आप लोगों को समझाया v इज इक्वल टू n लैम्डा, ये फॉर्मूला बताया था वेव स्पीड के लिए। तो इसका मतलब है v इज इक्वल टू लैम्डा बाय t, क्योंकि n होता 1 बाय 2, मतलब vt इज इक्वल टू लैम्डा। तो vt की जगह हम लोग लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इस तरीके से y का इक्वेशन जाएगा y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x। ये भी प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है, एक और फॉर्म है। जनरली जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो हमको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, या तो आप ये याद रखिए या ये याद रखिए। मैं तो इसको याद रखता हूँ, मुझे थोड़ा आसान पड़ता है याद करने में। y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x। तो जब x डिस्टेंस पर, जो यहां से पार्टिकल 0.1 मीटर डिस्टेंस पर है, यदि मान लीजिए उसका 1 सेकंड आफ्टर आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो t की वैल्यू 1 रख दो और x की वैल्यू 0.1। सेम टाइम पर यहां से 0.2 मीटर डिस्टेंस पर जो पार्टिकल, उसका डिस्प्लेसमेंट, तो आप t की वैल्यू 1 सेकंड और x की वैल्यू 0.2 रख। तो आपको एक फिक्स टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के डिस्प्लेसमेंट पता चलेंगे। तो जैसे स्टार्टिंग वाला जो पार्टिकल है उसके लिए तो x की वैल्यू 0 रख दोगे, तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू a sin 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt आ जाएगा, जो सॉल्व करने पर y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t हो जाएगा। तो एक ये भी इक्वेशन होता है, ये भी इक्वेशन प्रोग्रेसिव वेव का है, ये भी है, जरूरत पड़ती है। या फिर इसी को y इज इक्वल टू a sin 2 पाई vt बाय लैम्डा माइनस x बाय लैम्डा। अब आप देखिए, तो v बाय लैम्डा इज इक्वल टू n और n होता 1 बाय t, या यहां से देखिए v बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय t, तो y इज इक्वल टू a sin 2 पाई v बाय लैम्डा की जगह पर 1 बाय t, तो यह t माइनस x बाय लैम्डा। एक ये भी फॉर्म होता है जो आपको आसान पड़े, सब जरूरत पड़ती है। y इज इक्वल टू a sin 2 पाई स्मॉल t के नीचे कैपिटल T टाइम पीरियड माइनस डिस्टेंस के नीचे वेवलेंथ। तो ये सब प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशन है, तीनों फॉर्म जो आपको याद करने पड़ेंगे। इन्हीं के बेसिस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये इक्वेशंस मैंने आपको बताए, प्रोग्रेसिव वेव के इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों मुझे आपको बताना है फेज। फेज PHASE फेज। फेज मींस बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है ये, इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा, क्योंकि आगे आपको वेव ऑप्टिक्स भी पड़ेगी 12th में, उस वक्त भी आपको, नहीं तो फिर बच्चों को मुश्किल हो जाता है 11th में ढंग से नहीं पढ़ते तो व्हाट इज फेज? फेज मींस व्हाट? द फिजिकल क्वांटिटी which indicate the position of particle or direction of motion of particle is called phase। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताती है या उस पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन बताती है, डिसाइड करती है, उसको हम बोलते हैं फेज। The physical quantity which indicate the position of a particle or the direction of motion of particle is called phase। जैसे यहां पर आप देखें, तो यदि मैंने वेव बोला आपको, यहीं पर मैं वेव की बात करूं, तो ये पार्टिकल को देखो आप, इस पार्टिकल को देखो आप, ये अपने मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, इसका मतलब सेम फेज में है। इनको ट्रांसवर्स वेव में अपन बोलते हैं क्रेस्ट।
जबकि ये पार्टिकल को देखो आप और इसको देखो आप अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में, इनको हम बोलते हैं ट्रफ। लेकिन ये क्रेस्ट अपने मैक्सिमम पर है, तो जब ऊपर चला गया कहां जाएगा, नीचे। और जो ट्रफ है वो लोएस्ट पॉइंट पर है, अब ये कहां जाएगा, अपवर्ड। मतलब यहां पर जब आपने देखा था तो ये क्रेस्ट मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर था, सेम पोजीशन पर था, क्रेस्ट ये भी कहां जाने वाला था, डाउनवर्ड, और ये भी कहां जाने वाला था, डाउनवर्ड। दोनों की पोजीशन सेम है, दोनों का मोशन डाउनवर्ड होने वाला है, इसलिए दोनों को अपन बोलते हैं सेम फेस। ऐसा ही ये ट्रफ के साथ भी है, अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर है और ये अब जाने वाले हैं दोनों अपवर्ड, इसलिए इनको बोलते हैं सेम फेस। लेकिन इसको देखो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पोजीशन पर हैं। एक मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है और एक मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, एक डाउनवर्ड जाने वाला और एक अपवर्ड, इसलिए इन दोनों के वर्क अपोजिट हैं, इसलिए इनको बोलेंगे अपोजिट फेस। जैसे कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है और यहां से मोशन स्टार्ट कर रही है, तो डेफिनेटली जैसे उसकी वेलोसिटी अपन हमेशा टेंजेंशियल लेते हैं, तो यहां पर ऐसी हुई और जब यहां पहुंचेगा तो ऐसी हो जाएगी। पोजीशन भी अपोजिट है, तो ए पर है और बी पर है, इसका मतलब अपोजिट फेस पर है। जब यही पार्टिकल बी से यहां पहुंच जाएगा तो सेम पोजीशन पहुंच जाएगी और सेम मोशन रहेगा, तो अपन बोलेंगे इन सेम फेस। बिल्कुल ऐसा ही फेस का कॉन्सेप्ट। अब प्रोग्रेसिव वेव में अपन को बोलना पड़ता है फेस एंगल। तो फेस एंगल क्या होता है, तो ये जो मैंने इक्वेशन लिखा है प्रोग्रेसिव वेव का, इसमें साइन के साथ में पूरा जो एंगल आपको दिख रहा है, या ये पूरा एंगल जो दिख रहा है, ये पूरा जो एंगल दिख रहा है, इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेस एंगल। इन इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, this angle 2 pi by lambda into vt minus x, this is known as phase angle, क्योंकि इसकी हेल्प से हम पार्टिकल की पोजीशंस पता कर लेते हैं। तो फेस एंगल जो होता है बच्चों, उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और यहां पर जैसा मैंने समझाया, मैं चूंकि इस प्रोग्रेसिव वेव को थोड़ा पसंद करता हूं, y = a sin 2 pi by lambda into vt minus x, और इसकी हेल्प से आपको समझाता हूं। तो ये फेस एंगल है, तो फेस एंगल को हम लोग पाई से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x, इसको हम बोलेंगे फेस एंगल। अब यदि ये फेस एंगल है तो इससे क्या पता चलने वाला है, इससे हमको फेस डिफरेंस पता चलने वाला है, पोजीशन डिफरेंस, किन्हीं टू पार्टिकल की पोजीशन डिफरेंस, ये पता कर चलने वाला है। जैसे मान लीजिए सपोज फेस डिफरेंस में बताना चाहता हूं, फेस डिफरेंस किसके बीच में, कोई टू डिफरेंट पार्टिकल्स मैंने डिसाइड किए हैं। स्टार्टिंग से एक पार्टिकल मान लीजिए यहां से x1 डिस्टेंस पर और एक x2 डिस्टेंस पर, कब, सेम टाइम पर इन पार्टिकल की पोजीशन क्या है जो x1 और x2 के पोजीशन पर है। तो उसके लिए मुझे फर्स्ट पार्टिकल के लिए फेस एंगल बताना पड़ेगा φ1, तो बोलूंगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x1। सेकंड पार्टिकल के लिए मैं बोलूंगा φ2, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt माइनस x2। मैंने केवल चेंज किया x को, टाइम को नहीं, क्योंकि मैं सेम टाइम पे पता करना चाहता हूं फेस डिफरेंस। सारे पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, सब अलग अलग पोजीशन पर है, एक फिक्स टाइम पर किसी की पोजीशन यहां है तो किसी की पोजीशन यहां पर है। तो मुझे पता करना है, मान लीजिए किसी एक फिक्स टाइम पर किन्हीं टू डिफरेंट पार्टिकल्स का फेस डिफरेंस। तो फेस एंगल पहले मुझे निकालना होगा, इसलिए मैंने फर्स्ट पार्टिकल जो x1 डिस्टेंस पर है उसका t टाइम पर फेस एंगल पता किया। सेकंड जो पार्टिकल है x2 डिस्टेंस पर, उसका भी मैंने सेम टाइम पर फेस एंगल पता किया।
अब यदि मैं फेज डिफरेंस बोलूं तो मैं बोलूंगा फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस के लिए डेल फाई इज इक्वल टू फाई वन माइनस फाई टू करना होगा। तो डेल फाई इज इक्वल टू फाई वन देखो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स वन माइनस फाई टू की वैल्यू रखूंगा तो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स टू ये आ जाएगा। मतलब अब मुझे फेज डिफरेंस बोलना होगा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू वी टी माइनस एक्स वन माइनस वी टी प्लस एक्स टू। यहां पर आप देखिए तो वी टी कैंसिल हो जाएगा। डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1। डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये x2 माइनस x1 को हम डेल x बोलेंगे, इसको बोलते हैं पाथ डिफरेंस। जब वेव वहां से चली तो उसने यहां से यहां तक इतना पाथ ट्रेवल किया और जब यहां से यहां गई तो इतना पाथ ट्रेवल किया। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है और सेकंड पार्टिकल इनके बीच में ये पाथ डिफरेंस हुआ। फर्स्ट पार्टिकल तक पहुंचने के लिए इतना पाथ और सेकंड पार्टिकल के लिए इतना पाथ, मतलब इतना तो चला ही, ये एक्स्ट्रा हो गया, यही कहलाएगा पाथ डिफरेंस। तो इसलिए हम जब बोलते हैं यहां पर तो हम बोलेंगे फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। अब जैसे मान लीजिए मैंने बोला फर्स्ट ये वेव है, इसमें क्रेस्ट है और ये क्रेस्ट है और ये ट्रफ है। हमेशा मैंने आपको बोला टू सक्सेसिव क्रेस्ट इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है या डिस्टेंस होता है उसको वेवलेंथ बोलते हैं। मतलब ये डिस्टेंस लैम्डा और ट्रफ हमेशा टू सक्सेसिव क्रेस्ट का मिड पॉइंट होता है। इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस जो होता है वो लैम्डा बाय 2। तो जब वेव यहां से चली और क्रेस्ट से चली और इस क्रेस्ट तक पहुंची तो उसको कितना पाथ ट्रेवल करना पड़ा, पाथ डिफरेंस, वो लैम्डा है। तो यदि ये लैम्डा है तो इन दोनों क्रेस्ट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा वो आप इस फॉर्मूले से पता करेंगे। तो जैसे मैंने क्रेस्ट और क्रेस्ट के लिए बोला तो पाथ डिफरेंस मैंने कितना बताया, लैम्डा। तो यदि लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो डायरेक्ट की जगह लैम्डा रख दो, तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई। यही पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा की जगह 2 लैम्डा होता और आप यहाँ 2 लैम्डा रखते तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाता, 4 पाई आ जाता, 4 पाई। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहां पर वेव चली और ये इनके बीच का पाथ डिफरेंस लैम्डा है, फेज डिफरेंस 2 पाई। 2 पाई मतलब सेम फेज, 4 पाई मतलब सेम फेज, 6 पाई मतलब सेम फेज, 0 मतलब सेम फेज। 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये जो पाई के इवन मल्टीपल होते हैं इसका मतलब सेम फेज। क्यों सेम फेज? जैसे सर्कुलर पाथ पर कोई बॉडी, दो पार्टिकल है, ठीक है, दोनों यहीं से चलना स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों की पोजीशन सेम हो गई, फेज डिफरेंस कितना हुआ 0। अब दोनों चलना स्टार्ट हो रही लेकिन एक का इंजन खराब हो गया, खड़ी रह गई, दूसरी चल दी और उसने पूरा 1 रिवॉल्यूशन कर दिया, यहीं पहुंच गए, फिर क्या हो गया सेम फेज।
कितना एंगल चला, 360 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप बोलते हैं 2 पाई रेडियन, सेम फेस। ऐसा यदि एक और रिवॉल्यूशन हो जाएगा तो उसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, फिर एक और रिवॉल्यूशन उसी पॉइंट पर, मतलब सेम 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 पोजीशन। तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, ये जो पाई के इवन मल्टीपल होता है उसमें सब सेम फेस। सेम फेस का मतलब यहां भी ये क्रेस्ट और क्रेस्ट ये सेम फेस। जबकि यदि यही बात करूं मैं आपसे, पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा बाय 2 है, सेकंड इफ डेल x इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 या 3 लैम्डा बाय 2 या 5 लैम्डा बाय 2, ये कैसा होगा तो समझे आप बात को। यहाँ पर ये स्टार्टिंग में ये क्रेस्ट है, मान लीजिए ये ऐसा, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, तो इनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2। ये ट्रफ जो होगा उसका डिस्टेंस, क्योंकि ट्रफ से ट्रफ तो देखो लैम्डा होगा ना, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो यदि यहां से इसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट 0, ये डिस्टेंस लैम्डा बाय 2, ये लैम्डा और ये कितना हो गया 3 लैम्डा बाय 2, फिर यहां पर एक और ट्रफ, उसका भी डिस्टेंस लैम्डा होगा, तो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाय 2। मतलब क्रेस्ट से लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर, 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर, 5 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो ट्रफ हैं। इसका मतलब सब अपोजिट फेस में होना चाहिए। अपोजिट फेस का मतलब जैसे 180 डिग्री, पाई या फिर 3 पाई या फिर 5 पाई, ये सब अपोजिट पोजीशन कहलाएगी। जैसे सर्कुलर पाथ पर देखो आप, यहां पर बॉडी और फिर जब यहां आएगी तो आप क्या बोलोगे, अपोजिट फेस, एंगल कितना हुआ पाई। तो ये ए था और ये बी, फिर यही जब पूरा रिवॉल्यूशन और करके यहां पर पहुंचेगी फिर भी ए से ए के रिस्पेक्ट में अपोजिट फेस। तो जब पाई पर होगी या फिर 3 पाई होगा या 5 पाई होगा तो हमेशा ए का अपोजिट होगा, अपोजिट फेस। तो यहां पर आप देखिए, आप इन वैल्यूज को रखकर देखिए, इस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 में तो हम बाय 1 बोल सकते हैं डेल फाई इज इक्वल टू, अब रख के देखिए डेल x लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, पाई नेक्स्ट वैल्यू पे रख देखिए, नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे तो 3 लैम्डा बाय 2, लैम्डा लैम्डा कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 3 पाई, नेक्स्ट आएगा 5 पाई, इसका मतलब अपोजिट फेस। तो जो पार्टिकल लैम्डा डिस्टेंस पर है, एक दूसरे से लैम्डा डिस्टेंस पर है या 2 लैम्डा डिस्टेंस पर है या 4 लैम्डा डिस्टेंस पर है, 6 लैम्डा डिस्टेंस, ये सब सेम फेस में होंगे, सेम पोजीशन पर होंगे। और जो लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर होंगे, 3 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर होंगे, 5 लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस पर होंगे, वो सब अपोजिट फेस में होंगे। तो ये बच्चों कॉन्सेप्ट था फेस डिफरेंस का। ये ऐसे पार्टिकल्स का था जो डिफरेंट पार्टिकल्स का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर है। लेकिन एक और चीज तो है, ये पार्टिकल खुद भी तो ऑसिलेट कर रहा है। जो पार्टिकल है वो खुद भी तो ऑसिलेट कर रहा है, कभी मीन पोजीशन पर होता है, कभी मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर होता है, कभी मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पर होता है। जब मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में हुआ तो हम बोलेंगे क्रेस्ट। भाई ये जो वेव है उसमें यहाँ का जो पार्टिकल अभी यहाँ है, मीन पोजीशन से मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पर है, थोड़ी देर बाद नीचे आएगा, फिर और नीचे जाएगा, मतलब ट्रफ की पोजीशन अभी क्रेस्ट पर था, ट्रफ पर पहुंच गया, फिर वापस मीन। ये भी तो खुद भी तो ऑसिलेट कर रहा है। कौन सा पार्टिकल? फिक्स पार्टिकल। कब? डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर। तो एक पार्टिकल जो है खुद अपने आप में
अलग अलग फेज पर है, अलग अलग पोजीशन पर है, तो यदि उसका आपको फेज डिफरेंस पता करना है तो आप वो भी पता कर सकते हो इसी से, फेस एंगल से। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर उसका अपन को क्या निकालना पड़ेगा, फेस एंगल। जैसे मान लीजिए फिक्स पार्टिकल के लिए मैं बात कर रहा हूं और फेस एंगल बताता हूं एट टाइम t1, तो मेरे को बोलना पड़ेगा phi1 इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इनटू vt1 माइनस x। x नहीं बदला मैंने क्योंकि एक फिक्स पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूं, उसका t1 टाइम पर फेस एंगल सपोज phi1 और t2 टाइम का एट t2 तो phi2 जाएगा फेस एंगल 2 पाई बाय लैम्डा vt2 माइनस x, ये हो जाएगा। अब फेज डिफरेंस डेल फाई, तो phi2 माइनस phi1 वैल्यू रख दो, तो डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा vt2 माइनस x माइनस phi1 2 पाई बाय लैम्डा vt1 माइनस x। Del phi is equal to 2 pi by lambda into vt2 minus x minus vt1 plus x. Minus x plus x cancel. Del phi is equal to 2 pi by lambda. V common. t2 minus t1 means del phi is equal to 2 pi upon. मैंने आपको बताया था v is equal to n lambda. v by lambda is equal to n, तो मैं चाहूं तो 2 पाई n लिख दूं, लेकिन n होता 1 बाय t, तो इसलिए 2 पाई बाय t इनटू डेल t। अभी इसके पहले मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था फेज डिफरेंस का, तो वो आया था 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल x। जब पाथ डिफरेंस है तो डिवाइडेड बाय लैम्डा, जब टाइम डिफरेंस है तो डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। तो इससे अपन को पता चलेगा, जैसे एक ही पार्टिकल है, मीन पोजीशन से ऑसिलेट स्टार्ट कर रहा है, अब आप बोलते हैं if del t is equal to कैपिटल T, जो टाइम डिफरेंस मैंने बताया वो इक्वल टू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब वो वापस अपनी मीन पोजीशन पहुंच गया, सेम पोजीशन पे पहुंच गया, मतलब सेम फेज में कहलाएगा। और सेम फेज में कहलाएगा तो फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या 2 पाई आना चाहिए, या 4 पाई आना चाहिए, या 6 पाई आना चाहिए। तो आप रखकर देखो वही आएगा, t रखकर देखो, डेफिनेटली t रखोगे t कैंसिल 2 पाई, तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई। यदि यही आप 2t रख देते, 3t रख देते, 4t रख देते, t का मतलब कैपिटल T का मतलब 1 कंप्लीट ऑसिलेशन, 2t का मतलब 2 कंप्लीट ऑसिलेशन, 3t का मतलब 3 कंप्लीट ऑसिलेशन, मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब सेम पोजीशन, सेम फेज। इसीलिए आप जब रखकर देखोगे तो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, ये फेज डिफरेंस आएगा। जबकि यही अपन ने बोला होता सेकंड, इफ del t is equal to t by 2, 3 by t by 2, 5 t by 2, t by 2 का मतलब हाफ ऑसिलेशन। हाफ ऑसिलेशन में तो आपको मालूम है यदि क्रेस्ट पर है तो ट्रफ पर पहुंच जाएगा अपोजिट फेज में, तो आप रखकर देखो वही आएगा, पाई आएगा, 3 पाई ऐसा आना चाहिए। t by 2 रखो, t कैंसिल, 2 कैंसिल, पाई आ गया, फेज डिफरेंस पाई। या फिर नेक्स्ट आएगा 3 पाई, 5 पाई, ये कहलाएंगे अपोजिट फेज। तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों। तो आपके पास में मैंने फेज डिफरेंस से रिलेटेड 2 फॉर्मूले बताए हैं। एक बताया है फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इनटू डेल x,
व्हाट इज डेल एक्स? पाथ डिफरेंस। जब यहाँ पाथ डिफरेंस होते हैं लैम्डा। सेकेंड फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई इंटू डेल टी, टाइम डिफरेंस, तो यहाँ पर कैपिटल टी। जब पाथ डिफरेंस तो डिवाइडेड बाय लैम्डा, टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। तो बच्चों ये थे कॉन्सेप्ट फेज एंगल, फेज डिफरेंस। नेक्स्ट मुझे बताना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो आप लोग को क्लास 12 में भी है, क्योंकि वहां पर आपको इंटरफेरेंस जो है वो डिटेल में पढ़ना है। अभी यहाँ पर इंटरफेरेंस में केवल एक इंफॉर्मेशन पर्पस से आपको है, तो उसको पढ़िए। पर पहले प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप लोग को अभी क्लास 11th में एग्जाम में भी आता है। यदि वेव्स आ रहा है तो बच्चों एक किसी मीडियम में यदि एक साथ 2 या 2 से ज्यादा वेव्स जब प्रोपोगेट करती हैं, मूव करती हैं, तो उनके सुपर पोजिशन, सुपर इम्पोज होने से, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होने से रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है। और जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होती है। मतलब मीडियम में मान लीजिए एक वेव ये चल रही है, इसी के ऊपर एक और वेव सुपर इम्पोज हो गई, तो इन दोनों वेव के सुपर इम्पोज होने से एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी, बड़ी वेव बन जाएगी। यदि फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट y1 था, सेकंड का डिस्प्लेसमेंट y2 था, केवल 2 वेव सुपर इम्पोज हुई हैं, तो उससे एक रिजल्टेंट वेव फॉर्म हुई, और उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये दोनों वेव जो सुपर इम्पोज हो रही है इनके डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होगा। According to principle of superposition, when 2 or more than 2 waves are superimposed, then the displacement of resultant wave, it is the vector sum of the displacement of superimposed waves. किसी पार्टिकल के ऊपर एक वेव जाकर सुपर इम्पोज हो रही है, एनर्जी दे रही है, उस एनर्जी की वजह से पार्टिकल मान लीजिए 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो रहा है, एक और वेव आ गई वो उस पार्टिकल को 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस कर सकता था, कर एनर्जी दे रहा था, पर ये दोनों वेव एक साथ सुपर इम्पोज हो गई, तो इनसे जो उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है वो 1 + 2 मतलब 3 सेंटीमीटर होगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। फिर से बताता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, when 2 or more than 2, मैंने समझाने के लिए 2 वेव लिए हैं, पर 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। आप यदि खड़े हो जाएं और कोई गाना गाएं तो जो ऑडियंस है वो सुनेगी आपकी आवाज, लेकिन साइड में एक और फ्रेंड खड़ा हो गया, वो भी गाने लगा, उसके भी मुंह से वेव्स निकल रही हैं, तो दोनों एक साथ गा रहे हैं तो जो आवाज है वो और तेज हो जाएगी, क्योंकि जो दोनों से वेव रिजल्टेंट वेव फॉर्म होगी उसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, तो आवाज बढ़ जाएगी। लेकिन 3 4 5 लोग और आ गए, सबकी वेव और सुपर इम्पोज होने लग गई एक साथ, और तेज हो जाएगा। जो हम लोग बोलते हैं ना बहुत लाउड आ रहा है, क्राउड जब बहुत आवाज करता है तो वो वही होता है, बहुत सारी वेव्स जब एक साथ एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं
तो उससे रिजल्टेंट वेव फॉर्म हो जाती है और उसका जो एम्पलीट्यूड, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ये सारी सुपर इम्पोज होने वाली वेव्स के डिस्प्लेसमेंट के वेक्टर सम के इक्वल होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, व्हेन टू और मोर देन टू वेव्स reach the point in the medium simultaneously, the resulting displacement at that point is equal to the sum of individual displacement produced by those waves. Thus, y is equal to y bar is equal to y1 bar plus y2 bar plus y3 bar and so on. नेक्स्ट बच्चों, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की 3 एप्लीकेशंस हैं। उनमें से फर्स्ट एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस, सेकंड एप्लीकेशन है बीट्स और थर्ड एप्लीकेशन है स्टेशनरी वेव्स। ये तीनों में क्या डिफरेंस है समझिएगा। ये इंटरफेरेंस आप लोग को 11th में भी है, 12th में भी है, 12th में ज्यादा डिटेल में है। तो जब मीडियम में एक साथ टू वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, कौन सी वेव्स, सेम फ्रीक्वेंसी की, स्लाइटली डिफरेंस होता है इनके एम्पलीट्यूड में। तो जब टू वेव्स इक्वल फ्रीक्वेंसी की लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड ऐसी वेव्स प्रोपेगेट करती हैं, तो मीडियम के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिन पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है। हालांकि ये सब पॉइंट्स ऑल्टरनेट में होते हैं। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ऐसे पॉइंट्स जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, वहां पर होने वाले इंटरफेरेंस को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, वहां पर होने वाले इंटरफेरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्हेन टू वेव्स having same frequency but approximately same amplitude are propagate along the same direction, then by their superposition the resultant intensity is different at different points. This phenomena is called interference. The points where the intensity maximum are called constructive interference, and the points where the intensity minimum are called destructive interference. सेकेंड एप्लीकेशन होती है बच्चों बीट्स। बीट्स में टू वेव्स मूव करती हैं। कौन सी वेव्स? बिल्कुल सेम एम्पलीट्यूड की, स्लाइटली डिफरेंस होता है उनकी फ्रीक्वेंसी में। और जब ऐसे वेव्स, देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी इक्वल थी, एम्पलीट्यूड में स्लाइटली डिफरेंस था, यहाँ एम्पलीट्यूड इक्वल है, स्लाइटली डिफरेंस फ्रीक्वेंसी में है। जब ऐसी वेव प्रोपेगेट करती हैं तो मीडियम के फिक्स पॉइंट पर कभी इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होती है, मैक्सिमम और थोड़ी देर बाद मिनिमम। इस फिनोमेना को बोलते हैं बीट। इंटरफेरेंस में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर इंटेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट थी, कुछ पर मैक्सिमम कुछ पर मिनिमम, ऐसा था। यहां तो मीडियम के एक फिक्स पॉइंट पर मैक्सिमम और थोड़ी देर बाद मिनिमम, इसको बोलते हैं बीट। जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं राइज, जो मिनिमम इंटेंसिटी होती है उसको बोलते हैं फॉल, और राइज और फॉल का जो एक कॉम्बिनेशन होता है उसको बोलते हैं वन बीट। और जितनी ऐसी पर सेकंड राइज और फॉल होते हैं उसको बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों, when two waves having same amplitude
but approximately same frequency are propagate along the same direction, then by their superposition the resultant intensity is different at same time, at same point. This phenomena is called beat. The maximum intensity is called rise, 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 and the minimum intensity is called fall, and combination of one rise and one fall is called one beat, and total number of beats per second is called beat frequency. ये है बीट, सेकेंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव में बच्चों जो दो वेव मूव करती हैं वो सेम एम्पलीट्यूड की और सेम फ्रीक्वेंसी की, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक ऐसी तो दूसरी ऐसी। इनके एम्पलीट्यूड भी इक्वल होते हैं, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल होती है। ये जैसी वेव गई, इस पर सेकंड वेव देखो आप, जो एम्पलीट्यूड इसका वही इसका। 1 सेकंड में फर्स्ट वेव ने जितने साइकिल किए, सेकंड भी उतने साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी भी सेम हुई, और इससे जो रिजल्टेंट वेव फॉर्म होती है उसको बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो व्हाट इज द स्टेशनरी वेव? When two waves having same amplitude and same frequency are propagate just in opposite direction, then by their superposition the resultant wave formed is called stationary wave. तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं बच्चों। इसमें से ये इंटरफेरेंस सबसे पहले अपन देखते हैं। तो फर्स्ट अपन देखेंगे इंटरफेरेंस।